हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड, इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करवाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये मॉक टेस्ट, इसमें मैंने जो कंटेंट लिया है वो ना केवल आपके प्री के लिए बल्कि मेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेंस का जो लेवल रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपके प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों में ही इससे आपको मदद मिलेगी। और ये एक बहुत खुशी की बात है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का इस चैनल के थ्रू फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरे पास करीब 72 मेल्स आए हैं जिन स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में हो चुका है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और स्टूडेंट के लिए कि इस चैनल से इतने सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो रहा है इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। तो ये मॉक टेस्ट मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको देख के वो डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके बाकी के जो मॉक टेस्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4 वो एक प्लेलिस्ट में है। आईबीपीएस क्लर्क की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसमें 4 सेक्शन है और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इनकी मार्किंग करनी है आपको। पहले खुद को आपको सॉल्व करना है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है और जो फाइनल स्कोर आपका बनता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजना है आपको। और काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भेज रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं इनमें काफ़ी स्टूडेंट के इनमें से मतलब लगभग सभी स्टूडेंट के इनमें से सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड सॉल्व करना है, यहाँ पर भी और अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी और एग्ज़ाम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 1 आपका जो है वो स्पॉटिंग एरर का है और इसी तरीके के स्पॉटिंग एरर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, प्री में भी और मेंस में भी। क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, यही लेवल रहेगा। और जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है इंग्लिश का इस बार। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को आप पॉज कर दें इस समय और इसको आप दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपना आंसर बताएं और फिर उसके बाद मैं अपना आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो मैं अब आप इसका आंसर बताता हूं आपको। ऑल बैंक्स मस्ट नेसेसरी कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, मतलब सभी बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पार्ट रिजर्व बैंक में रखना होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? इस सेंटेंस में गलती बी पार्ट में है क्योंकि बी पार्ट में आप देख सकते हैं यहां पर बर्ब लगी हुई है कीप, और बर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? बर्ब के साथ हम लगाते हैं हमेशा एडवर्ब। तो नेसेसरी के स्थान पर, यहां पर नेसेसरी के स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा नेसेसरली। ऑल बैंक्स मस्ट नेसेसरली कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, वर्ब के साथ आप यहां पर एडवर्ब लगाएंगे और इसको आप बोलेंगे नेसेसरली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स विल बी द वर्स अफेक्टेड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक नेक्स्ट वीक। देखिए, जब भी हम इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, वैसे तो यहां पर दा लगा हुआ है और दा के बाद हम यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे और बैड, वर्स एंड वर्स्ट, ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा कि स्टूडेंट अगले महीने जो स्ट्राइक होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उससे स्टूडेंट जो होंगे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा वर्स्ट अफेक्टेड। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों का ही आंसर होगा बी। तो यदि दोनों का ही इनका आंसर, आपका जो आंसर है वो बी और बी आया है तो आपके 2 मार्क हो गए, 2 नंबर हो गए, आप इसमें आप लिख लें। और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क, और यदि आपने गलत किया है तो 0.25। इस तरीके से ईमानदारी से अपना स्कोर आप पूरा जोड़िए, तभी आपका जो असेसमेंट होगा वो सही होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं, तो इसको आप पढ़ें और पूरा सॉल्व करें। आवर कंट्री हैज़ द एम्बिशियस गोल ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक के इसको आपको सॉल्व करें और फिर अपना जो भी आपका आंसर है उसको उसके अकॉर्डिंग आप इसकी स्कोरिंग करें। आवर कंट्री हैज़ द एम्बिशियस गोल ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी
ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। देखिए, हमारी कंट्री ने एक गोल डिसाइड किया है कि हमको गरीबी को हटाना है। कितने साल में? 10 साल में। मतलब जो गोल है उसकी जो डेडलाइन है वो 10 साल की है कि 10 साल में हमें ये काम करना है। तो यहां पर फॉर के स्थान पर आप बोलेंगे इन 10 ईयर्स। ठीक है, इन 10 ईयर्स। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा आपका डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट नो परमिशन। तो इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ें और इसका पूरा आप आंसर दें। यदि आपका सही आंसर निकलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें विदाउट के बाद यहां पर आप लगाएंगे एनी, विदाउट एनी परमिशन। विदाउट के बाद हम नॉर्मली क्या रूल के अकॉर्डिंग एनी ही लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे, क्योंकि विदाउट भी एक नेगेटिव वर्ड ही माना जाता है। तो इसलिए विदाउट के बाद हम यहां पर एनी लगाएंगे और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक जो बोल्ड पार्ट दिया है इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं हो सकती। यदि नहीं है तो आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड यानी ई आपको लगाना है, और यदि है तो फिर इन चारों में से एक लगाना है। देखिए, ही एडवाइज्ड हिज सन, तो इसका आंसर होगा नेवर टू डू, क्योंकि एडवाइस के बाद या तो हम 2+B1 लगाते हैं, 2+B1 हम लगाते हैं नॉट के साथ 2+B1 लगाते हैं, लेकिन नॉट के स्थान पर हम नेवर भी लगा सकते हैं। नेवर टू डू या नॉट टू डू, ये दोनों ही सही है। तो ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट हिज कॉन्सेंस। तो नॉट टू डू, चूंकि नॉट टू डू का इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए नेवर टू डू भी आप लगा सकते हैं, वो भी इसमें सही है। और कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा, आपकी जो अंतरात्मा है। तो उसने अपने बेटे से बोला कि आपकी अंतरात्मा के अगेंस्ट जो भी काम है उस काम को वो ना करे। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। Had you informed me in time, I will have taken the right decision. तो इसको आप सॉल्व करें और इस वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर बताएं, आप इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं यहां पर ये अनफुलफिल्ड कंडीशन का सेंटेंस है और अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कंडीशनल पार्ट बोलते हैं, उसमें हम लगाते हैं इफ यू हैड, या तो आप बोलिए इफ यू हैड या बोलिए हैड यू, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है, दूसरा वाला पार्ट होता है, उसमें हम लगाते हैं वुड हैव। ठीक है, और वुड हैव के साथ यहां पर हमेशा आता है थर्ड फॉर्म। तो यहां पर विल हैव नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हैड लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आप वुड हैव लगाएंगे और आई वुड हैव टेकन, ये बी आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये सारे आंसर जितने भी मार्क्स आपके आते जा रहे हैं इनको आप नोट करते जाएं ईमानदारी से, और फाइनल स्कोर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर प्लीज भेजिए यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इवन आफ्टर टॉकिंग द मैटर फॉर आवर्स वी कुड नॉट अराइव एट अ डिसीजन। ठीक है, काफी घंटों तक उस विषय के बारे में बात करने के बावजूद भी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। तो यहां पर टॉकिंग वर्ड दिया हुआ है। अब देखिए, आफ्टर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही हम यूज करते हैं, तो आफ्टर के बाद टॉकिंग तो आएगा ही आएगा, लेकिन टॉकिंग के बाद यहां पर एक प्रपोजिशन और चाहिए कि किस बारे में, आफ्टर टॉकिंग अबाउट या आफ्टर टॉकिंग ओवर। ठीक है, तो अबाउट का ऑप्शन इसमें नहीं है टॉकिंग के बाद ओवर का ऑप्शन है, तो इसलिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा। ठीक है, यहां पर अबाउट है लेकिन ये टॉक्ड है तो इसलिए ये गलत होगा, और टॉकिंग टू का कोई सेंस नहीं है, टॉकिंग ओवर सही रहेगा यहां पर, और यही इसका आंसर होगा। एवरी एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू दीज बेनिफिट्स फ्रॉम द लेट रेगुलेशंस। इंटाइटल्ड टू का मतलब होता है, इंटाइटल्ड के बाद हमेशा हम टू लगाते हैं और इसका मतलब होता है किसी चीज को पाने का अधिकारी होना, उसका राइट उसके पास होना। तो एवरी एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट अंडर द लेटेस्ट रेगुलेशंस। कंपनी के जो लेटेस्ट नियम कानून आए हैं उनके अनुसार
सारे एम्प्लॉयज़ को इन बेनिफिट्स को लेने का राइट है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ हम बोलेंगे अंडर द लेटेस्ट। अंडर द लेटेस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग सभी एम्प्लॉयज़ इंटाइटल्ड हैं इन बेनिफिट को लेने के लिए। तो डी इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें एक वर्ड इनएप्रोप्रिएट होगा या उसकी स्पेलिंग गलत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 4 वर्ड बोल्ड में दिए हैं, इसमें से एक वर्ड या तो स्पेलिंग गलत होगी या वो इनएप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले वाला सेंटेंस आप पढ़ें आराम से और इसका आप सही आंसर दें। आप इसमें दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इसको रोक दें। रिजाइंड यहाँ पर सही है, पॉपुलर यहाँ पर सही है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर सही है, केवल इंसिडेंस गलत है क्योंकि यहां पर होगा इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट ही हैड रिजाइंड, मतलब उस घटना का जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि उस घटना के बाद उसने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। तो ये सेंटेंस का मतलब इंसिडेंस नहीं आएगा। इंसिडेंस का मतलब जैसे कोइंसिडेंस हम बोलते हैं उसमें यूज होता है इंसिडेंस। वैसे इंसिडेंस भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम घटना की बात कर रहे हैं तो घटना के साथ यहाँ पर इंसिडेंट वर्ड सही रहेगा। तो सी इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ें आप आराम से इस वीडियो को रोक कर और फिर आप इसका आंसर बताएं। इसमें 4 वर्ड्स में कोई भी एक वर्ड की या तो स्पेलिंग गलत होगी या फिर ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड होगा। डेट यानी कर्जा, होल्डिंग्स ये भी एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है। प्रपोर्शन सही है, प्रपोर्शन की स्पेलिंग, केवल लाइबल की स्पेलिंग यहाँ पर ये गलत है। LIABEL की जगह BLE होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 4, क्लोज टेस्ट है ये। इसको आपको 2.5 मिनट में आपको सॉल्व करना है और इस वीडियो को इस समय आप रोक दें, पॉज कर दें और अपने आप सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को चालू कर दें। तो मैं आपको सारे आंसर इसके बता दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको रोक दें, अब मैं इसके आंसर बता रहा हूं। दो मोस्ट ऑफ अस नो हिम फॉर हिज लाइटनिंग एंड काइट एक्सपेरिमेंट। देखिए किसी साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा बेस्ट, मोस्ट, लिटिल, ऑल और फुली, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका 11 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बेस्ट यहाँ पर आएगा। कि दो मोस्ट ऑफ अस नो हिम बेस्ट फॉर हिज लाइटनिंग एंड काइट एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस व्यक्ति को सर्वोत्तम रूप से जानते हैं या सर्वश्रेष्ठ रूप से जानते हैं लाइटनिंग और काइट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पर नो हिम बेस्ट, एक्चुअली नो हिम बेस्ट एक इडियम भी है, नो हिम बेस्ट। ही इज पॉपुलरली नोन एज, या इस तरह से ये यूज होता है, या वी नो हिम बेस्ट मतलब हम सबसे अच्छे तरीके से उसको जानते हैं। ये इस सेंस का, इसमें ये सेंस है इसका। तो इस सेंस में मोस्ट का यूज नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। आई नो हिम बेस्ट फॉर हिज रीडिंग स्किल्स या इस तरह से। तो बेस्ट यहाँ पर सही वर्ड है, करेक्ट वर्ड है। मोस्ट का यूज यहाँ पर नहीं होगा और फुल्ली का भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, बेन फ्रैंकलिन, ये कोई साइंटिस्ट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। दो मोस्ट ऑफ अस नो हिम बेस्ट फॉर हिज लाइटनिंग एंड काइट एक्सपेरिमेंट, बेन फ्रैंकलिन वॉज फर्स्ट एंड, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि फर्स्ट के साथ फॉरमोस्ट वर्ड ही जुड़ता है, मतलब सबसे पहले। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हम में से ज़्यादातर लोग उसको उसके लाइटनिंग और काइट एक्सपेरिमेंट के लिए जानते हैं। लेकिन बेन फ्रैंकलिन वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए प्रिंटर, लेकिन बेसिकली वो एक प्रिंटर था बेन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बॉर्न हम्बली इन बोस्टन, बोस्टन अमेरिका में वो पैदा हुआ था इन 1706। बॉर्न हम्बली मतलब उसका जो बैकग्राउंड था वो एक हम्बल बैकग्राउंड था, एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली थी। ही वॉज द 17 चिल्ड्रन ऑफ ए पुअर कैंडल मेकर, एक पुअर कैंडल मेकर था। उसके जो 17 बच्चे थे उसमें से उसका नंबर 15 था। 15, तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा 13 में, तो यहां पर आपका आएगा ऑफ। ठीक है, यहां पर मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। 17 चिल्ड्रन ऑफ ए पुअर कैंडल मेकर एट द, अब यहां पर क्या आएगा,
एट द, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन आ सकता है अर्ली, क्योंकि यहाँ पर 17 की बात हो रही है, तो 17 एक अर्ली एज होती है। लेकिन यहाँ पर डेलिकेट भी दिया हुआ है। देखिए एज के सेंस में हम डेलिकेट वर्ड का यूज़ नहीं करते, एज के सेंस में हम टेंडर एक वर्ड है उसका यूज़ करते हैं, टेंडर एज। लेकिन टेंडर वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो अर्ली यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ही वेंट टू फिलाडेल्फिया वेयर आफ्टर वर्किंग, मतलब 17 साल की एज में वो फिलाडेल्फिया चला गया, और आफ्टर वर्किंग फॉर अदर्स फॉर ए फ्यू ईयर, और कुछ सालों तक दूसरों के लिए काम करने के बाद ही हिज ओन प्रिंटिंग शॉप, मतलब उसने अपनी प्रिंटिंग शॉप खोल ली। तो खोलने के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, एक तो सेट दिया है, तो सेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेटअप होना चाहिए ये, तो इसलिए नहीं आएगा। और ये एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। क्रिएट गलत वर्ड है, और शेयर्ड भी नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ओपनड आपका जो होगा, सी आपका यहाँ पर आंसर होगा, ओपनड। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 इनके आप आंसर आप मैच कर लें। और ये है आपका स्कोर। यदि आपके आए हैं 12 नंबर से लेके 15 नंबर तक, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इस मॉक टेस्ट में वो आउटस्टैंडिंग है, और सेक्शनल कट ऑफ आपका इंग्लिश का वो निकलना ही निकलना है। ठीक है, 9 से 12 भी आए हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट मानी जाएगी, और सेक्शनल कट ऑफ 100% आपका क्लियर होगा। 6 to 9, अगर 9 आए हैं आपके, अगर 6 तो थोड़ा सा एवरेज माना जाएगा, 6 में भी डेफिनेटली हो जाएगा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर, लेकिन 9 अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, क्योंकि 9 का मतलब है कि 30 में से आपके 18 नंबर आए हैं, तो 18 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अगर 9 भी आए हैं तो बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। 4 to 6 में यदि 6 आए हैं तो भी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, और इस नंबर में आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा सेक्शनल कट ऑफ, यदि आपके 4 से 6 नंबर आते हैं रियल एग्जाम में। और बिलो अगर 4 हैं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और बिलो 4, बिलो 4 यदि आपके रियल एग्जाम में आते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो हाईली डाउटफुल रहेगा, और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो सभी स्टूडेंट के लिए मैं मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को सफलता मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं, हिंदी में अलग हैं, इंग्लिश में अलग हैं, प्लीज़ आप सारे वीडियोज़ देखें, एक एक करके सारे वीडियोज़ देखें, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ना केवल प्री में बल्कि मेंस में भी। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सारे वीडियो देख लें, वोकैबलरी के, क्लोज टेस्ट के, पैराजंबल के, और एसएससी के भी मैंने इसमें काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए, तो एसएससी के स्टूडेंट भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्कोर। तो ये मॉक टेस्ट 5 था, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही मददगार रहेगा एग्ज़ाम को निकालने में, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो यदि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए, और आपको बहुत पसंद आया ये वीडियो, तो ज़रूर ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे अपना कमेंट भी भेजिए, और अपना स्कोर भी भेजिए, ताकि मैं उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज़रूर आइए, हमारे साथ जुड़िए, और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे सफल होने में। तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.